हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किया था फरवरी तक, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में। पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी थी। इस वीडियो में पूरा मार्च का करंट अफेयर्स रहेगा। ये जो मैंने वीकली बेसिस पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई हैं, 1 से 7 फिर 8 से 15 इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ को कंपाइल किया हुआ है और वीडियो आपको यहाँ पे फुल मंथ का रहेगा। और ये जो करंट अफेयर्स है ये प्री के साथ साथ आप लोगों को मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगा। तो आइए सीख लेते हैं मार्च का करंट अफेयर्स। और जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है, मैं टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये ग्रे लिस्ट का टॉपिक है। यहाँ पे देखें ग्रे लिस्ट से क्या क्या क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं। ग्रे लिस्ट से कौन हटा, कौन ऐड हुआ, ग्रे लिस्ट को ये तैयार कौन करता है, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जिस वजह से न्यूज में थी, ये आपको आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि हाल ही में एफएटीएफ यानी ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यूएई आपके लिए। तो अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो यूएई लगा देना। और एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि ग्रे लिस्ट को ये रिलीज कौन करता है, कौन बनाता है, तो एफएटीएफ बनाता है। ग्रे लिस्ट में आ जाना या फिर ग्रे लिस्ट से हटा देना। ग्रे लिस्ट में आना मतलब ये किसी भी देश के लिए एक नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है। खासतौर से लोन के लिए समस्या हो जाती है। आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इससे संबंध संस्थानों से आर्थिक प्रतिबंध ये लग जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आ जाती है और एक तरीके से बेइज्जती होती है, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार होता है। तो ये यहाँ पे फैक्ट थे। यहाँ पे भारत को भी हेल्प मिलेगी, जिससे भारत की एनबीएफसी के प्रति यहाँ पे विश्वास बढ़ा है, ठीक है। एनबीएफसी हम लोग समझते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार कि एनबीएफसी क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं। यहाँ पे भी मैं मेंशन किया हूँ, तो यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएफसी होते क्या है? ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं। ये पूछा जाता है 1956 कंपनी एक्ट, मैचिंग में दिख जाता है, तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी में फ़र्क क्या है, वैसे कई बार चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से देख लीजिए जल्दी। अब यहाँ पे अंतर देखिए, बैंक जो हैं ये ग्राहकों से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। बहुत आसान सी बात है ये तो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आपकी जब मर्जी हो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, जब आपकी इच्छा होती है आप विड्रॉल फॉर्म भर के और निकाल लेते हैं अपना पैसा, ये डिमांड डिपॉजिट है। एनबीएफसी ऐसा काम नहीं करती हैं, ठीक है। और एनबीएफसी जो है वो चेक जारी भी नहीं कर सकते हैं, बैंक करते हैं। ये बेसिक से डिफरेंस है दोनों में। एफएटीएफ के बारे में क्या है, चूँकि ग्रे लिस्ट को यही बनाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हेडक्वार्टर याद रखना पेरिस में है। काम क्या करता है? खासतौर से मनी लॉन्ड्रिंग को वॉच करता है, ठीक है। टेररिस्ट फंडिंग जो होती है, इन सब चीज़ों का सर्विलांस देखता है। तो हेडक्वार्टर हो गया पेरिस। बाकी पर्पज और ऑब्जेक्टिव एफएटीएफ का आप लोग जानते हैं। देखें दूसरा यहाँ पे टॉपिक है मिलान एक्सरसाइज 2024। मिलान अभ्यास ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मल्टी नेशन नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नौसेना अभ्यास है। विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में संपन्न हुआ। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशाखापट्टनम में यहाँ पे मित्र राष्ट्र और इंडियन नेवी का पार्टिसिपेशन होता है। इस संस्करण में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की नौसेनाओं ने भी भाग लिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है, कंडक्ट हुआ है विशाखापट्टनम में। और ये नवल एक्सरसाइज होती है, मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट भी हैं एक्सरसाइज से संबंधित। और ख़ासतौर से अगर नेवी की बात होती है, नवल की बात होती है, तो पनडुब्बी के बारे में कुछ प्रोजेक्ट हैं। स्टील फ्रिगेट के बारे में, फ्रीगेट जो होती हैं इनके बारे में, जैसे प्रोजेक्ट 17 के बारे में पूछा जाता है। ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देगा। पनडुब्बी दे देगा, पनडुब्बी यानी सबमरीन्स दे देगा। स्टील फ्री ग्रेड दे देगा। सब में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, याद रखें। वैसे ये सब जानते होंगे आप लोग, क्यों हमेशा चर्चा करते रहते हैं इनकी। प्रोजेक्ट 75 आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। प्रोजेक्ट 75 जो है ये सबमरीन्स के निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट है। 15B स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है, इसके तहत ये डिस्ट्रॉयर बनाए जाते हैं। क्लियर है? स्टील का मतलब समझते हैं ना। स्टील टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिससे रेडार वगैरह पकड़ नहीं पाता है। अब यहाँ पे रेडार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबमरीन की बात हो रही है, पानी के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सोनार आ जाएगा, ठीक है। सोनार की रेंज से बाहर हो जाता है। चलिए देखें यहाँ पे मिशन उत्कर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल से पूछेगा कि मिशन उत्कर्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन में 4 आपको डिसीज दे देगा और आंसर रहेगा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ये खून की कमी होती है, ठीक है। मिशन उत्कर्ष आयुर्वेद के माध्यम से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करना है, ये पूरी बात है।
अब थोड़ा एनीमिया के बारे में देखें। आरक्तता, ठीक है, ब्लड की कमी। आरक्तता मतलब ब्लड की कमी। शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहते हैं। और हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम हुआ तो फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट करने वाला जो है वेहिकल, वो तो हीमोग्लोबिन ही है ना। तो ठीक है, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाएगी अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो गया। कारण क्या है वैसे एनीमिया के? ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, ठीक है, आरबीसी डिसऑर्डर, ये वंशानुगत आरबीसी डिसऑर्डर अगर है तो एनीमिया की आपको प्रॉब्लम रहेगी। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्वों की कमी से, जैसे आयरन हुआ, फोलेट हुआ, विटामिन B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, 4 विटामिन दे देगा। और एनीमिया से संबंधित कौन सा यहाँ पे विटामिन है, किसकी कमी से होता है, तो B12 आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि मेजरली यही रिस्पॉन्सिबल है विटामिन की कैटेगरी में, ठीक है। और रीज़न यहाँ पे देखो, ये बेसिकली पर्पज ये जो है मिशन उत्कर्ष का, वो किशोरियों के लिए, ठीक है, 14 से 18। और ये टाइम आप लोग समझते हैं, इस टाइम पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ना गर्ल्स में। तो अगर मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो तब भी ये समस्या हो जाती है, क्योंकि ब्लड की मात्रा अगर ज़्यादा निकल जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में। प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 ऑप्शन देगा। एनीमिया किस कारण से होता है, आरबीसी डिसऑर्डर दे देगा, पोषक तत्वों की कमी दे देगा, हैवी मेंस्ट्रुएशन दे देगा, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। एक ऑप्शन रहेगा पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो आपको लगेगा ये कारण नहीं होना चाहिए, है ना, एनीमिया का, जबकि है पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी एनीमिया होता है। तो ये थोड़ा सा कारण याद रखना है आपको, रहेगा याद। HIV तो है ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएं आप लोग। एक, हाल ही में किसे लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया या किसकी नियुक्ति हुई है? अजय मणिकराव खानविलकर, नाम याद रखना है, अजय मणिकराव खानविलकर, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। लोकपाल के बारे में हम लोग देखते हैं, लोकपाल अध्यक्ष सदस्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पॉलिटी का टॉपिक हो जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आसान सा प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकपाल का जो अध्यक्ष है, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करता है, ये हम लोगों को थोड़ा देख लेना है। लोकपाल के अध्यक्षों या फिर सदस्यों की नियुक्ति की बात हो तो अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, ठीक है, चयन समिति होती है, ये रिकमेंड करती है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति अंतिम रूप से मोहर लगाते हैं, ठीक है। लोक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। लोकपाल, अगर सेंट्रल की बात करें तो लोकपाल की बात होती है, स्टेट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे फिर कौन आ जाता है, वहाँ पे लोकायुक्त होता है, ठीक है। सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट्स में, राज्य में लोकायुक्त होते हैं। तो पर्पस तो हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, पहला अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और दूसरी बात आपको यहाँ पे एक्ट भी याद रखना है, मैचिंग में अगर आ जाता है तो हेल्प हो जाती है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011, ये विधेयक का नाम है, बिल का नाम है, 2013 में पारित हुआ था, ठीक है। अधिनियम कब बना? अधिनियम 2014 में बना, विधेयक 2014 में अधिनियम के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। बिल से एक्ट बन गया। एक्ट पर जब मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की तो वो फिर क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, 2014 से लागू, ठीक है। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल नियुक्त हुए थे। इनका नाम, ठीक है, बहुत बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं, PC घोष हम लोग पढ़ते हैं ना शॉर्ट में, इनका पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष है। 2019 में अपॉइंटमेंट हुआ था पहला, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ये बॉडी जो है लोकपाल की, अध्यक्ष और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं इसमें, यानी 8+1 बॉडी है ये लोकपाल जो संस्था है, 8+1 बॉडी है, जिसमें से 4 जुडिशियल यहाँ पे नेचर के ऑफिसर होते हैं और 4 जो है वो गैर न्यायिक होते हैं, नॉन जुडिशियल होते हैं। इनमें एक महिला भी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, चयन समिति जो अभी आपने पढ़ा था, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देख लीजिए, साइड में लिखा हूँ, चयन समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ये नेता विपक्ष होते हैं, और CGI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा एक नॉमिनेटेड प्रतिष्ठित न्यायविद भी होता है। ये होती है पूरी चयन समिति, ये बताते हैं कि किनको होना चाहिए लोकपाल, फिर इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं, क्लियर है। चलिए, ज्यूरिडिक्शन देखिए लोकपाल का, ज्यूरिडिक्शन तो बहुत तगड़ी है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि लोकपाल किस किस को चेक कर सकता है, किस किस के करप्शन को देख सकता है। आप ग्रुप डी के अधिकारी, आप ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं तब भी आप दायरे में आते हैं, ग्रुप C के हैं, क्लरिकल पोस्ट में हैं तब भी आप दायरे में आते हैं, यानी ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D,
यानी पूरा दायरा कवर हो गया, सारे कर्मचारियों का, सारे अधिकारियों का दायरा आ गया इसमें। तो ठीक है, ये इनका दायरा हो गया ज्यूरिडिक्शन। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयज़ का, ऑफिसर्स का। बाकी प्रधानमंत्री खुद हैं, मंत्री भी हैं इनके दायरे में, और ये जो सांसद हैं ये भी दायरे में हैं, यानी सभी शामिल हैं, कोई बचा नहीं है। अब ये आपका होमवर्क है, अब इसमें बताइए प्रेसिडेंट इसमें शामिल हैं, दायरे में आते हैं, लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, या फिर राज्यपाल साहब आते हैं? ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइए। ठीक है, कार्यकाल 5 साल होता है लोकपाल का, या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया? बताइए साहब लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं ये, ठीक है, और इनके नाम पर रखा गया। तो भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस जीव का नाम है समुद्री स्लग। मैं इसकी इमेज लगाऊंगा, ठीक है, तब समझ में आएगा है क्या ये। इसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, इतना ही ऑप्शन में मिल जाएगा, समुद्री स्लग। इमेज से मैं पॉज कर लेना वीडियो, इमेज देख लेना। देखें एक नया शब्द हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मुख्य परीक्षा में काम आएगा, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा। इकोसाइड क्या है ये, यानी पारिस्थितिकी ये संहार क्या है? तो इससे तो हम लोग समझ गए, जैसे सुसाइड में साइड है ना, सुसाइड, ऐसी इकोसाइड भी है, यानी पर्यावरण का किसी रूप में संहार हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। न्यूज़ में बस इतना ही है कि बेल्जियम की जो पार्लियामेंट है इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में इसको मान्यता दी है। पर्यावरण का किसी भी रूप में अगर संहार हो रहा है तो एक तरह से अपराध है ना। तो बस इतना ही है इसमें। बाकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हम लोग एक्ट पढ़ते हैं उनको जल्दी से रिवाइज कीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 पढ़ते हैं। फॉरेस्ट एक्ट हम लोग 1980 पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट 1986 पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2002 पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक्ट और है, इसको भी ध्यान रखें, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग 1972 है, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया, तो अगर संशोधित वाला अगर पूछे आपसे तो 2022 कर देना। ठीक है, और एक है कैंपा एक्ट प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, ऑप्शन में ये दिखेगा, ये मैचिंग में आपको दिखेगा 2016। ये तो बहुत बेसिक है चारों, नहीं ये दो हो सकते हैं, तो इसी को याद करना है, यही पर्पज है करंट अफेयर्स पढ़ने का। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे क्या है। मोरारजी देसाई साहब जो हैं, इनकी जयंती को अभी सेलिब्रेट किया गया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ARC जो बना था, कमीशन बना था, ARC समझ रहे हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो होते हैं, पहले वाला अगर पूछा जाए चेयरमैन कौन था, मोरारजी देसाई साहब थे। जयंती मनाई गई तो देख लेते, थोड़ा जन्म मृत्यु देख लेते हैं। गुजरात के ये पर्सनालिटी थे, 29 फरवरी 1896। ये सब नहीं याद रखना है, गुजरात के थे इतना याद रखना है, बाकी ये सब भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए, 1977 से 1979 तक भारत के ये प्रधानमंत्री भी रहे, चौथे प्रधानमंत्री थे। शुरुआत में 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है ना। तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बताएं, इंग्लिश में पढ़िए। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क है, पॉलिटी में पढ़ के रखा होगा आप लोगों ने, है ना। इसकी स्थापना की गई अभी हाल ही में, तो ये इस अलायंस का नाम आपको याद रखना है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसकी स्थापना की गई है भारत के द्वारा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे हुई स्थापना, कहाँ पे गए थे PM मोदी साहब। जैसे देखते होंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिस मंच पर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आते हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक इनिशिएटिव है। दावोस में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। गठबंधन को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी और सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा संचालित किया जाएगा। ये भारत ऑपरेट करेगा, ठीक है, इस अलायंस को। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस अलायंस को शुरू किसने किया, ये इनिशिएटिव किसका था, भारत का, और दूसरा स्थापना कहाँ पे की गई है, दावोस की मीटिंग में। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग ISA पढ़ते हैं, एक संस्था है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, पेरिस में की गई थी, है ना, पेरिस में, जब COP21 हुआ था, 21 ही था ना, 2015 में। इसको वेरीफाई करना। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, समाचार में रहा ओबेलिस्क क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओबेलिस्क वायरस का एक नया वर्ग है, नया ग्रुप है। क्या कर रहा है भाई ये वायरस, कहाँ से न्यूज में है, क्या खास बात है ओबेलिस्क में।
जीवन की एक आश्चर्यजनक खोज, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। आरएनए अणुओं से बने हैं जो मानव शरीर में रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, बस इतना ही है कि ओबेलिस्क है क्या, बस वायरस आपको ध्यान रखना। देखें भारत टैक्स 2024 क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। टैक्स से यहाँ पे टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, वस्त्र ना, कपड़े, तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है। भारत टैक्स 2024 वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित, ठीक है, सीख लिया हमने। ये जो भारत टैक्स 2024 सम्मेलन हुआ ये भारत मंडपम में हुआ, भारत मंडपम ये नई दिल्ली में है। और जैसे हम कपड़ा पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ याद आती है, पीएम मित्र स्कीम, है ना। इसके तहत क्या किए जा रहे हैं, इसके तहत मेगा पार्क बनाया जा रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है पीएम मित्र से। तो 5F विज़न जो है हमारा उसी पे ये काम करेगा। 5F विज़न क्या है, फार्म टू फाइबर, फिर फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये 5F विज़न है टेक्सटाइल में। पीएम मित्र योजना, चलिए जल्दी से होमवर्क बताइए, पीएम मित्र योजना को लॉन्च कब किया गया था, लॉन्चिंग ईयर बताइए, बता लेंगे। मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरेल्स, ठीक है। चलिए ये बताइएगा कमेंट करके। अब यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे आप लोग। देखें यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में। 3 मार्च को होता है, सुपर इम्पोर्टेंट, विश्व वन्य जीव दिवस। एक्ट हम लोग पढ़ते हैं 1972 का। इसी में एक अमेंडमेंट वाला एक्ट भी है जो भी आपको रिवाइज कराया 2022 का, ठीक। थीम क्या रही है इस बार की विश्व वन्य जीव दिवस की, लोगों और ग्रह को जोड़ना। थीम बड़ी अच्छी रखते हैं। वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये पूरी खोज है ये पूरी थीम है 2024 की। इसी तिथि को 1973 में साइट्स समझते हैं ना, अच्छे से समझते होंगे, एनवायरनमेंट पढ़ के रखे हैं। यानी साइट्स जब एग्जिस्टेंस में आया 3 मार्च 1973 में, तो उसी तिथि को ये विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तभी से हो जाएगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लीजिए। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ। समुद्र लक्ष्मण इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो सब मैचिंग में आएंगे, है ना, लगा देना सब। भारत और मलेशिया, भारत और थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया, इस तरीके से पूछेगा। तो ये मलेशिया के साथ है, विशाखापट्टनम के तट पर ऑर्गेनाइज किया गया। अन्य अभ्यास जो होते हैं मलेशिया के साथ उनको देख लीजिए। एक उदार शक्ति होता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, हरिमो शक्ति, कितनी बार पूछा पीसीएस, कईयों बार पूछा हरिमो शक्ति। ये आर्मी वेरिएंट का है, यानी ये आर्मी एक्सरसाइज है हरिमो शक्ति, और उदार शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और समुद्र लक्ष्मण ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है। विशाखापट्टनम के तट पे होने का मतलब है नेवी एक्सरसाइज है वो। तो यहाँ पे तीनों नेचर देख लिया आपने, तीनों वेरिएंट देख लिए, नवल देख लिया, एयरफोर्स देख लिया, और ये आर्मी वाला देख लिया, यानी थल सेना का देख लिया। हो जाएगा हरिमो, उदार शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। चलो यहाँ पे मैप देखो जल्दी से। इंडोनेशिया हम लोग देखते हैं, ये थाईलैंड और मलेशिया का रीजन है, ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन है मलेशिया है, नीचे से छोटू सा ये दिख रहा है सिंगापुर है। मलेशिया का एक और हिस्सा, ये जो इतना बड़ा सा आपको द्वीप दिख रहा है ना, ये द्वीप का नाम क्या है, ये बोर्नियो द्वीप है। इसके बारे में हम लोग मैपिंग में अच्छे से पढ़े हैं। बोर्नियो द्वीप ये कोई देश नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये कोई देश नहीं है, और इस पर बहुत सारे देशों का यहाँ पे कब्जा है। कब्जा कह लीजिए या फिर ये उनका पजेशन है। जैसे ये जो इस वाले आइलैंड पे ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये मलेशिया का हिस्सा है। इसी में एक छोटा सा ब्रुनई भी दिख रहा है, ये ब्रुनई कंट्री है, और बाकी जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया का है, ठीक है, इंडोनेशिया का। इस आइलैंड का ये जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, इसी पर इंडोनेशिया की नई कैपिटल भी है। उस कैपिटल को जल्दी से कमेंट करके बताइए, कई बार पढ़े हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो शिफ्ट हुई थी ना, इस वाले आइलैंड पे शिफ्ट हुई थी, तो उसी का नाम बताइए, कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पढ़ा है अभी हाल ही में, है ना। भारत की पहली अंडर वाटर, हाँ टेस्ट नंबर 1 में पढ़ा, टेस्ट नंबर 1 में दृष्टि का। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन कहाँ पे हुआ, अभी आपने देखा था, कल ही वीडियो अपलोड किया था शायद 2 दिन पहले। हुगली नदी के नीचे हावड़ा मेट्रो स्टेशन 300 मीटर नीचे है। थोड़ा हुगली रिवर के बारे में देखिए, 260 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अच्छा ट्रिब्यूटरी से याद आया, ये ट्रिब्यूटरी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, जल्दी से बताइए, ठीक है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझते होंगे, एक बड़ी सी नदी है, ठीक है। कोई नदी अगर इसमें आके मिल रही है तो ये हो गई है ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। अगर कोई नदी इस बड़ी नदी से निकल रही है
तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो हुगली रिवर है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। इतना क्लियर है। और ओरिजिनेशन देख लीजिए, उत्पत्ति होती है मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। ये वही जगह है जहाँ पे गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा को हुगली बोलते हैं, जो भी हम लोग अभी सीख रहे थे। अगर किसी बड़ी नदी से कोई नदी निकलती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ना कि ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो एक शाखा हुगली होगी, दूसरी शाखा बांग्लादेश में बहने वाली पद्मा के नाम से जानी जाती है। ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ के रखे होंगे आप लोग। देखें, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। ये क्या बता रहे हैं? ये पॉवर्टी के बारे में बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के बारे में बोला गया है, बस वही याद रख लेना हम लोगों को। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात 3% से कम करने का सफल प्रयास किया। तो क्वेश्चन इसी के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अत्यंत निर्धनता में, मतलब इनका क्या रोल रहा है। तो ये 3% हो सकता है, आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट में दिखे। अब यहाँ पे पॉवर्टी की बात हुई है, गरीबी की बात हो रही है, तो एसडीजी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। टोटल एसडीजी कितने हैं? 17 है। मेन गोल यही है, 169 सब गोल्स होते हैं। इसमें से पॉवर्टी वाला जो गोल है वो गोल नंबर 1 है, 0 पॉवर्टी। उन्मूलन लक्ष्य हम लोग पढ़ते हैं 2030, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान है, 8 मार्च, ठीक है। याद क्या रखना है? ये 2 फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला महिला दिवस कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1911 में। यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1975 में पहली बार मनाया गया था। तो अगर यूनाइटेड नेशंस की बात हो तो 1975 लगाना। अगर यूनाइटेड नेशंस प्रश्न में नहीं है, ठीक है, तो फिर वो 1911 हो जाएगा उत्तर। इस बार की थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो थीम ऐसी रहती है जिसमें दिवस से रिलेटेड शब्द नहीं रहता है तो वो थोड़ी कठिन हो जाती है ना। इंस्पायर इंक्लूजन, ये थीम जो है वो हर दिवस की हो सकती है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए याद रखना है इसको। इंस्पायर इंक्लूजन जो है वो महिला दिवस की थीम है। चलिए, ये हो गया था हम लोग का फर्स्ट वीक का। अब यहाँ से सेकंड वीक का है 8 मार्च से 15 मार्च। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और बड़ी मेहनत से ये पीडीएफ बनती है ना। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, देख लीजिएगा। इसमें पहला टॉपिक है पंचेश्वर बहुउद्देशीय जो परियोजना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है ना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इनको। न्यूज़ में रहने का कारण ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसी को लेकर विवाद है। इंटरेस्ट का मतलब है कि भैया हमें कम पानी आ रहा है, ये बोल रहे होंगे हमें कम पानी आ रहा है, इस तरीके का विवाद है। भारत और नेपाल लाभों के समान वितरण को लेकर विवाद के कारण परियोजना की प्रगति अवरोधित हुई है। तो एक फैक्ट क्या निकल के आया कि भैया ये जो दूसरी पार्टी है, इसमें दूसरा नेशन जो है, पार्टी नेशन जो है वो नेपाल है भारत के साथ। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुछ ट्रीटी हुई होंगी है ना, कुछ समझौते वगैरह हुए होंगे, उसमें बताया गया होगा कि भैया तुम इतना पानी ले लेना, हम इतना ले लेंगे। तो इस तरीके से जनवरी 2023 में, मतलब अभी हाल की ही बात है, ज़्यादा पुराना समझौता नहीं है, जनवरी 2023 में भारत और नेपाल द्वारा अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए समझौता हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है पंचेश्वर, ये महाकाली नदी पर स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, महाकाली नदी की यहाँ पे लोकेशन देखिए, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तमाम क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं ना, भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी स्थित है? महाकाली। इसी पर इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को, इस परियोजना को डेवलप किया जा रहा है भारत और नेपाल ने, इसलिए ये 2 नेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। 1996 में दोनों देशों के द्वारा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रीटी याद रखनी है 1996 की, ठीक है। देखिए, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो नदी का ही नाम पूछ लेगा कि ये परियोजना किस नदी पर है या फिर किस स्टेट में है, सॉरी, या फिर कौन सा दूसरा नेशन जो है वो इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको ये जरूर दिखेगा, ट्रीटी का ईयर जरूर दिखेगा। महाकाली संधि के नाम से ये ट्रीटी है, तो महाकाली संधि कब हुई थी? 1996 में। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सच कि महाकाली संधि भैया किस ईयर में आई थी या किस ईयर में हस्ताक्षरित हुआ था, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि यार ये महाकाली संधि के बारे में क्यों पूछ रहा है, जबकि ये रिलेटेड किससे है? ये जो न्यूज़ में चल रहा है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, वहीं से ये क्वेश्चन तो निकल के आया है, महाकाली संधि का।
तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करते हैं। इस संधि के तहत इस परियोजना का एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बातें सीखी आपने? महाकाली संधि सीखी 1996 में, स्टेट पार्टी देख लिया नेपाल, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, नदी की बात हो रही है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, और किस नदी पर है? महाकाली पर। महाकाली की सिचुएशन भी देख ली, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर। ये 2-4 बातें हैं। चलिए देखें, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसी से रिलेट किया हुआ क्वेश्चन है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। यानी 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सुपर इम्पोर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, यानी ये जो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स है, देख लेते हैं। 2023 का ये इंडेक्स है, 5वां संस्करण है। यार आजकल तो संस्करण भी पूछ लेता है ना, बड़ा खतरनाक है। इंडेक्स को जारी कौन करता है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है एक, BEE बोलते हैं इसे, इसके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार मार्क किया करूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यों और यूटीज़ को उनके स्कोर के अनुसार यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे यहाँ पे स्टेट्स को और यूटीज़ को कैटेगराइज किया गया है। एक कैटेगरी है फ्रंट रनर, दूसरी कैटेगरी है अचीवर, तीसरी कैटेगरी है कंटेंडर, और चौथी कैटेगरी है एस्पिरेंट। इसी के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया। अब इसी में देख लेना, फ्रंट रनर में भैया कौन अच्छा काम कर रहा है, इस कैटेगरी में कौन है, अचीवर में, कंटेंडर में कौन है, एस्पिरेंट में कौन है। और ख़ासतौर से सारे स्टेट्स की बात है तो यहाँ पे यूपी को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यूपी जो है इस इंडेक्स में किस कैटेगरी में है, फ्रंट रनर में है या फिर अचीवर में है, कंटेंडर में, एस्पिरेंट में है ना। यही ना पूछेगा, क्या पूछेगा इससे ज़्यादा। चलिए, तो यहाँ पे कैटेगराइज भी क्या है ये जो आपने देखी, और साथ साथ में यहाँ पे एनर्जी के एक्सपेंडिचर को लेके, व्यय को लेके ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है। जैसे ग्रुप 1 में यहाँ पे, जैसे अगर 15 मिलियन टन जो तेल है इसके समकक्ष यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो ग्रुप 1 में आ रही हैं, वो स्टेट्स ग्रुप 1 में आ रहे हैं। समूह 2 में ऐसे स्टेट्स आ रहे हैं जो 5 से 15 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, यानी मतलब इतना तेल जो है, इतने तेल के बराबर एनर्जी जो बनती है उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखाया गया है। समूह 3 में 1 से 5 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, और समूह 4 में लेस देन 1 मिलियन टन ऑयल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है का मतलब। एक जानकारी तो हम लोग समूह के अनुसार देख लेते हैं, समूह जो अभी आपने पढ़ा है ना, ये मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं, पहला स्टेट है कर्नाटक, ये समूह 1 कैटेगरी में टॉप मारा है। आंध्र प्रदेश समूह 2 कैटेगरी में टॉप मारा है। असम जो है ये समूह 3 में टॉप मारा है, और समूह 4 में चंडीगढ़ मारा है। ठीक है, सारे फर्स्ट हैं अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समूह में। याद हो जाएगा, समूह का मतलब समझ रहे हैं, समूह का मतलब ये याद आपको रखना है, 15 मिलियन टन से ज़्यादा, 5 से 15, 1 से 5, लेस देन 1, मतलब नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक मोटी मोटी पिक्चर होना चाहिए कि ये समूह 1 समूह 2 है क्या, किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया। कितना क्लियर है? ये ग्रुप के अनुसार देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कैटेगराइज की गई थी फ्रंट रनर और अचीवर के, उसके हिसाब से देख लेते हैं। फ्रंट रनर में भी यहाँ पे कर्नाटक ही पहले है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, दो याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। फ्रंट रनर में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। अचीवर में 2 राज्य हैं, असम और उत्तर प्रदेश। सुपर इंपॉर्टेंट, आपको बस यही ध्यान रखना है, कुछ याद ना रखो तो ये तो जरूर याद रख लेना, ये उत्तर प्रदेश जो है वो अचीवर कैटेगरी में है। ठीक है, कंटेंडर में 3 राज्य हैं, गोवा, झारखंड, तमिलनाडु। चाहो तो याद करो, नहीं याद हो रहा हो गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखना ही है, कैसे भी याद रखो, अचीवर कैटेगरी में। एस्पिरेंट में दिखा नहीं यार, देख लेना कौन है, बहुत ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, उत्तर प्रदेश और असम अचीवर कैटेगरी में। मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट जो है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, ये इतनी बातें थी स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2023 के बारे में। याद रहेगा, रिकॉल करने की ज़रूरत तो नहीं है, रिकॉल पीडीएफ से कर लेना, पीडीएफ भी तो है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? इसका नाम है आइरिस। किसने बनाया भाई? अनवील कहाँ पे किया गया, अनावरण कहाँ पे किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में इसको अनवील किया गया है, नाम है आइरिस, बस नाम आपको याद रखना है। ये शिक्षक रोबोट है, ठीक है, रोबोट है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा ही। केरल ने भारत के, हाँ ये एक फैक्ट और है केरल के बारे में कि केरल ने भारत के पहले एआई स्कूल का भी उद्घाटन किया था अभी पिछले साल अगस्त 2023 में। तो अगर एआई स्कूल पूछे केरल लगा देना, शिक्षक रोबोट पूछे केरल लगा देना, हो जाएगा।
चलिए फिर आगे का कर लीजिए। उज्ज्वला योजना हमेशा न्यूज में बनी ही रहती है, कुछ और अपडेशन हुआ होगा तो देख लेते हैं फिर से। उज्ज्वला योजना का लॉन्चिंग ईयर जरूर पूछा जाता है, तो वो देख ले रहे हैं अभी क्या है इसके बारे में। न्यूज में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट हम लोग का है, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 रिफिल तक 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी वर्ष 2024 और 2025 के अंत तक बढ़ा दी गई है। यही न्यूज में था, इसी के वजह से न्यूज में था। ठीक है, 12 रिफिल तक यानी 12 सिलेंडर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को यहाँ पे एक्सटेंड किया है, सिंपल सी बात है, 25 के अंत तक, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी में। प्रेजेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, अप्रैल से है ना, अप्रैल 2024 से मार्च 2025, यही होता ना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आप देख लेते हैं थोड़ा सी योजना के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ये ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। पर्पज़ क्या है जानते हैं हम लोग, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी मिलती है इससे। ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी ईंधन उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला 2.0 भी चल रहा, ये टारगेट बेस्ड हैं, 1.0, 2.0, 3.0 है ना, यानी चरण 2 है ये। इसके अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण एवं राशन कार्ड के स्थान पर स्व घोषणा का उपयोग करके कनेक्शन का लाभ उठाने हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप वोटर कहीं के हैं, है ना, आप किसी और ज़िले के हैं, दूसरे ज़िले में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी अब यहाँ पे जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान मालिक का आपको पता देने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन से भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे चरण 1 जो मतलब 2016 में लॉन्च हुई थी, उस टाइम का जो टारगेट था, देखें 8 करोड़ कनेक्शन, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, है ना, 8 करोड़ ये पूछा था। 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर 2019 यानी 2019 में ही पूरा कर लिया गया था। ये 2.0 जो है, यानी ये जो चरण 2 है, इसमें क्या है, इसमें 1 करोड़ ज़्यादा यहाँ पे और ऐड किए गए, मतलब इतना टारगेट और था। 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया। इसको भी अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था चरण 2 को, और जनवरी 2022 में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। ठीक है, यानी यहाँ तक कितना हो गया, 9 करोड़ पूरा हो गया, 9 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य पूरा हो गया। अभी अगर वर्तमान का पूछे तो ये मोटा मोटा याद रखना, वर्तमान में कुल कनेक्शन कितने हो गए इस योजना के तहत, 10.2 करोड़। ठीक है, 10.2 करोड़ हो जाएगा ना। चलिए देखें, ब्रिक्स समूह में 1 जनवरी 2024 को शामिल होने की घोषणा के बावजूद अपना निर्णय किस देश ने बदल दिया। ब्रिक्स में कौन शामिल होने वाला था भाई, अर्जेंटीना। अभी तो ब्रिक्स में 5 ही देश है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अर्जेंटीना भी आ जाता तो फिर क्या बन जाता, ये ब्रिक्स तो था ही, और ए और जुड़ जाता, तो इस तरीके से बन जाता। बट इन्होंने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्जेंटीना किस राज्य ने सी स्पेस नामक एक सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था शायद, है ना, पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सरकारी स्वामित्व वाला मतलब खुद का OTT प्लेटफॉर्म अगर पूछे तो केरल लगा देना। चलिए, किस राज्य ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की। ये मैचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, स्कीम पूछता है, 4 स्टेट दे देता है, 4 स्कीम दे देता है। महतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है। क्या हो रहा है इसमें, विवाहित महिलाएं जो हैं इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, प्रत्यक्ष अंतरण, है ना, DBT के माध्यम से 1000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़, स्टेट याद रखना है। अब देखते हैं ब्लू लाइन, इसको तो देख के समझ गए होगे। ब्लू लाइन क्या है भाई, ये इसराइल और लेबनान की बॉर्डर है। ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के बीच की सीमा ब्लू लाइन के नाम से जानी जाती है ना, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैप देख लेना, मैं तो लगा ही दूंगा, लेकिन आप लोग हमेशा साथ में रखा कीजिए मैप, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, है ना, आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूज़ में किस लिए थी, क्योंकि अभी इसराइल, ये तो यार वॉर जो क्राफ्ट चल रहा है ना, तो चलता ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह द्वारा हमले किए गए, इस वजह से ये चर्चा में था। आपको याद रखना है, इसराइल और लेबनान। ब्लू लाइन पूछे, इसराइल और लेबनान, 4 ऑप्शन मिलेगा पक्का, है ना, इसराइल लेबनान याद रखना। देखें ब्लू लाइन के बारे में, 2000 जो ईयर था, इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी के उपरांत यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है,
ठीक है, बस एक क्या मार्किंग लाइन है, सीमांकन रेखा है। वीडियो को पॉज करना और इसको देखना लाइन को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारत के निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, सीईसी की बात नहीं हो रही है, ईसी की बात हो रही है। 3 मेंबर बॉडी है ना इलेक्शन कमीशन, ये सब समझते होंगे, आर्टिकल 324 हम लोग पढ़ते हैं। 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है, 1+2, एक सीईसी और बाकी 2 ईसी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले श्री अरुण गोयल जो थे इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने अपने पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये तो न्यूज़ का मैटर हो गया। अरुण गोयल का नाम भी ठीक है, हम लोग जानते हैं, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, यही थे इलेक्शन कमिश्नर थे। बाकी 3 लोगों में एक ये भी थे। अब यहाँ पे देखें ईसीआई के बारे में देख लेते थोड़ा। बैकग्राउंड में यार बगल से गाड़ी वाड़ी निकल रही होंगी तो थोड़ा साउंड आ रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, और उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल कभी कभी कर लेते हैं वैसे, जैसे वीडियो को पॉज कर लो और फिर वेट करो, गाड़ी निकल जाएगी तो फिर से रिज्यूम करो वीडियो को, फिर से रिकॉर्ड करो। लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं तो नहीं हो पाता है, उसी में फिर वो भी आवाज़ आ जाती है। कोई नहीं, मैनेज कीजिएगा। देखें ईसीआई के बारे में, आर्टिकल 324 आर्टिकल के रूप में उल्लेखित है, इस बॉडी का उल्लेखन है ना 324 में। तो और जो संस्थाएं आर्टिकल के रूप में उल्लेखित हैं वो कौन सी बॉडी होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, संवैधानिक बॉडी होती हैं। ठीक है, सही बात है, हो गया पहला टिक। दूसरा क्या है, इलेक्शन किस किस का कराता है, ये संघ के चुनाव कराता है, ये लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है। तो संघ चुनाव हो गया, राज्य चुनाव कराने की जिम्मेदारी है इस पर। ठीक है, स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी संविधान के अनुसार। ठीक है, निर्वाचन का प्रोविजन किसका है, अभी आपने सीखा, हम सभी ने सीखा, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव भी कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का भी कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का भी कराते हैं, प्रेसिडेंट का भी कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराने का काम है ईसीआई का। ठीक है, संविधान में कहाँ वर्णन है, भाग 15 में है, टोटल भाग हम लोग 22 पढ़ते हैं, भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, ठीक है, और ये सब हम लोग जानते हैं। पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, वर्तमान में 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। और ये प्रोविज़न कब से आया था, 1989 से। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1989 से इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। हो जाएगा। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीजिए फटाफट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याओंडे घोषणा, याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में रही। याओंडे घोषणा किससे संबंधित है, मलेरिया को नियंत्रित और समाप्त करने से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याओंडे घोषणा। दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। ठीक है, क्रिसिल क्या बोलता है, इनके अनुसार क्या है, भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2031 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके अनुसार है, क्रिसिल के अनुसार है। ठीक है, वर्तमान में हमारी इकोनॉमी कितनी है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के आकार के साथ विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये वर्तमान की स्थिति हो गई है। 2031 तक क्या अनुमान है इनका, इन्होंने अनुमान दिया होगा, हाँ 2031 तक जो अनुमान है क्रिसिल का वो 7 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ईयर का भी पूछा जा सकता है कि क्रिसिल के अनुसार ईयर कौन सा है जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 31 हो जाएगा। अमाउंट भी पूछ सकता है कि 2031 तक क्रिसिल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन में दिख जाएगा 5, 6, 7, 8, है ना। तो 7 ट्रिलियन डॉलर लगा देना। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, फिर चीन की है, फिर जापान की है, फिर जर्मनी की है, 5वें नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज है, बड़ा अच्छा सा नाम है, सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होती है, इंडिया और यूएसए। याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार है, ये एक जापानी आर्किटेक्ट है, रिकेन यामामोटो, इनको दिया गया। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। 2024 का अवार्ड आर्किटेक्चर में ही दिया जाता है ये प्राइज़। ठीक है, ये सब तो आसान चीज़ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस इनका नाम है, रिकेन यामामोटो, जापानी आर्किटेक्ट हैं। पुरस्कार की स्थापना 1979, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन्हीं के नाम पर प्राइज़ का नाम भी है, जे प्रिट्जकर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। बालकृष्ण दोषी साहब, इनको पद्म विभूषण भी मिला है ना, हम लोगों ने चर्चा किया था शायद फरवरी के करंट अफेयर्स में।
बालकृष्ण दोषी साहब जो हैं इनको प्रेजिकर पुरस्कार जीतने वाली है, पहले भारतीय थे, 2018 में इनको मिला था, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, ये है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी नेशन नहीं बोलना चाहिए, 3 नेशन बोल रहे हैं क्योंकि 3 ही देश हैं। 3 नेशन ये एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। बेल्ट जहाँ पे जुड़ा है ना तो ये साला जरूर होगा चीन, है ना। ये बेल्ट के नाम से ही इसकी सारी स्कीम है, सारी एक्सरसाइजें करता है, क्योंकि ये छोटा दायरा नहीं लेके चलता ना, बड़ा दायरा लेके चलता है, इसको पूरा बेल्ट ही चाहिए। तो इन 3 कंट्री का नाम याद रखना, ईरान, रसिया और चाइना। ये मार्क करके चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोजन हुआ है ओमान की खाड़ी में। अब ओमान की खाड़ी की चर्चा हुई है तो मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है। देखो मैप पे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब समझ में आती होंगी, क्योंकि बार बार देखेंगे ना यार तभी कॉन्फिडेंस आएगा और ज्योग्राफी पे कमांड आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में हेल्प मिलती है, मैपिंग अच्छी रहती है तो काफ़ी चीज़ें हेल्प हो जाती है। देखें ओमान की खाड़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये अरेबियन सागर है, बगल में इंडिया है ना, बगल में इंडिया है। ये पर्सियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसी की चर्चा हुई है। इसी में ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 ऑर्गेनाइज किया है ईरान, रसिया और चाइना ने। ठीक है, ये क्या है, ये सऊदी अरब है पूरा, यहाँ पे 2 कंट्री और है, ओमान और यमन। ये रेड सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये स्टेट का नाम बताएंगे, ये स्टेट का नाम बता दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करके। इस स्टेट का नाम बता दीजिए और ए वाली जो स्टेट है इसका भी नाम बता दीजिए। अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अफार ट्रायंगल। ये अफार ट्रायंगल क्या है, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने अपनी स्टडी में बताया है, अपने निष्कर्ष में बताया है कि मतलब कई सालों बाद, कई सालों का मतलब जियोलॉजिस्ट अगर कई साल का बता रहे हैं तो उनका मतलब है फिर मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। ज्योग्राफी में छोटा सा समय भी लाखों सालों का होता है। तो मिलियंस ईयर बाद क्या होने वाला है, एक महासागर की उत्पत्ति होने वाली है जिसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, ट्रायंगल के फॉर्म में रहेगा और उस महासागर का नाम रहेगा अफार। ठीक है, अफार। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी, ये जो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज पढ़ते हो, सोमालिया पढ़ते हो, इथोपिया पढ़ते हो, इरिट्रिया पढ़ते हो और डिजिबूती पढ़ते हो, उधर ही तो है ना, इधर ही है। तो ये शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, वो अप्रैल के करंट अफेयर्स में मैं बताऊंगा ठीक से, बट यहाँ पे मोटा मोटी याद रखें ये एक अफार ट्रायंगल की चर्चा हो रही है न्यूज़ में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, बनेगा, जब भी बनेगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बनेगा महासागर के रूप में। चलिए देखें, क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जी द्वारा स्थापित 5 बस्तियाँ जो सेटलमेंट थीं, गांधी जी द्वारा स्थापित की गई थी, इनका एक का पुनर्विकास किया जा रहा है। वही एक नाम पूछा है, पुनर्विकास किसका किया जा रहा है, साबरमती आश्रम का। 5 सेटलमेंट भी हम लोग देख लेंगे। सेटलमेंट मतलब यही आश्रम, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है वैसे, मैक्सिमम बेनिफिट है अगर मैक्सिमम लोगों का तो वो सेटलमेंट है एक तरीके से, है ना। तो इनका यही सब पर्पज़ रहता था इन बस्तियों का, सेटलमेंट का। तो ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से तो हम लोगों ने देख लिया कि अभी जो पुनर्विकास किया जा रहा है 5 सेटलमेंट में वो साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम के बारे में ज़रूरी है पढ़ना, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर ये स्थित है, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ पर, अहमदाबाद में। ठीक है, गांधी जी ने अपने जीवन काल में 5 बस्तियों की स्थापना की थी। ये 5 बस्तियाँ कौन कौन सी हैं, 2 बस्तियाँ हम लोग पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका में और बाकी 3 हम लोग पढ़ते हैं भारत में। दक्षिण अफ्रीका की जो सेटलमेंट है वो है एक फिनिक्स सेटलमेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे भैया, साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में है, याद रहेगा। ये 2 सेटलमेंट इंडिया से बाहर थे, 3 सेटलमेंट भारत में है, जिसमें से पहला आश्रम था 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में खोला गया था। दूसरा आश्रम ये खुद साबरमती आश्रम था। तीसरा सेटलमेंट है सेवाग्राम आश्रम, ये बड़धा में है। 5 सेटलमेंट याद रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एक्टिविटी हैं महात्मा गांधी के द्वारा, इनको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। 1917 में इन्वॉल्व थे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल से में इन्वॉल्व थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता, मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं। रूलेट एक्ट 1919 में, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, फिर 7 अवज्ञा में यहाँ पे इन्वॉल्व थे 1930 में,
पे क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और ये उससे पीछे का है से गांधी इरविन पैक्ट 1931 में भी इन्वॉल्व थे, और पूना एक्ट 1932 में भी, ठीक है। ये इतनी एक्टिविटी थी महात्मा गांधी जहाँ पे थे। इनकी कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, आसान है, स्टैटिक हैं, हम लोग सभी जानते हैं। कुछ मैगजीन्स भी हैं, इनकी पत्रिकाएं भी थीं, जिसका नाम है, एक हरिजन थी, एक नवजीवन थी, यंग इंडिया थी, इंडियन ओपिनियन थी, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, याद रखना, हिस्ट्री में काम आता है। कर लेंगे इतनी सारी बातें। 5 सेटलमेंट में किसका भी पुनर्विकास किया जा रहा है? साबरमती का। अब देखिए यहाँ पे कटक रूपा तरकासी, ये क्या चीज़ है? कटक रूपा तरकासी ये फिलिग्री है, सिल्वर फिलिग्री। फिलिग्री इंग्लिश टर्म है, आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक तरीके से सजावटी काम है, ठीक है, सजावटी काम है। इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना बढ़िया से। कारीगरी जिसे बोलते हैं ना, सजावटी कारीगरी, वही है कटक रूपा तरकासी। सोने चांदी या फिर तांबे के महीन तार का जो सजावटी काम होता है वो है कटक रूपा तरकासी, एक तरीके से शिल्प कौशल है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग मिला है भाई। कहाँ का है कटक रूपा तरकासी? कटक से आप लगा लेंगे उड़ीसा, ठीक है, कटक रूपा तरकासी। हो सकता है कटक नाम ना लिखे, रूपा तरकासी लिख दे, लिखने को तो पूछ ही सकते हैं ना, ऐसे लिख के रूपा तरकासी उड़ीसा लगा देना, ठीक है। जीआई टैग के बारे में हम लोग हमेशा रिवाइज करते हैं जब भी जीआई टैग का कुछ भी आता है। जीआई टैग यानी ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, इनको किस लिए दिए जाते हैं, देता कौन है, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा इसको दिया जाता है। पर्पज हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है भैया इसकी नकल ना हो, है ना, एक तरीके से पेटेंट मिल जाता है, वो उसकी फिर नकल नहीं हो पाती है, और इसमें सजा के भी प्रावधान है। देता कौन है? जीआई रजिस्ट्री है, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है, चेन्नई देती है, ठीक है। एक्ट हम लोग 99 का पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये 2 फैक्ट हम लोग को जीआई टैग में पढ़ने पड़ते हैं। पर्पज हम लोग जानते हैं, उत्पाद से नकल से बचाता है और 10 साल तक वैलिड होता है। ये फैक्ट भी याद रखना, ये नया फैक्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। जीआई टैग आपको अगर मिल गया है, आपको मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, तो वैलिडेशन जो पीरियड है वो 10 साल का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलिडेशन पीरियड है 10 साल। चलिए, तो ठीक है यार, सपोर्ट वपोर्ट करते रहा करो। तो ये हो गया, सेकंड वीक तक का हो गया, है ना, 15 मार्च तक का हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे थर्ड वीक का, यानी 16 मार्च से 23 मार्च तक का। थक तो नहीं गए हो? पानी आनी पी लो और पकौड़ी वकौड़ी खा लो। अगर अभी 7-8 बजे के आसपास देख रहे होगे वीडियो इवनिंग में, तो अभी तो खाना ना बनाना पड़ेगा ना। दिन में देख रहे होगे तो दाल भात बनाओगे, तो दाल भात बना लो, खा लो, आराम कर लो 1-8 घंटे, उसके बाद देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक है पहला, नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पे खासतौर से जो भी राज्यों का डेटा है इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। डेटा अपडेशन वाली यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे मॉनिटरिंग वाली बात होगी, जिससे यहाँ पे जो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं इसको अचीव किया जा सके। एक तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों और यूटीज़ को सशक्त बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन माइटी के द्वारा किया गया। माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि डेटा को मैनेज कौन करेगा? यही करेगी। राज्यों में यहाँ पे डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा, रियल डेटा अपडेशन और मॉनिटरिंग शामिल इन सब चीज़ों में रहेगा, ठीक है, इस पहल में। तो बस इतना सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म है क्या। एक शब्द आपको कीवर्ड यहाँ पे है, डेटा को इंटीग्रेट करना सारे राज्यों का। जैसा भी परफॉर्मेंस होगा किसी भी स्कीम का, जैसा भी यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा राज्यों का, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एक तरीके से एक पोर्टल पे, एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें किसी भी स्टेट की यहाँ पे देखी जा सकती हैं, यही पर्पज़ है। नीति कमीशन द्वारा राज्यों को बढ़ावा देने वाली पहलें भी हैं यहाँ पे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी पढ़ते हैं, इसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता? नीति कमीशन, ठीक है। एसडीजी भारत का जो सूचकांक है ये भी लॉन्च करता है नीति कमीशन। अटल इनोवेशन मिशन हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब नीति कमीशन करता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम सूरज और नमस्ते योजना। यहाँ पे बस एक ही बात आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है पीएम सूरज और नमस्ते योजना के बारे में। किस राज्य की योजना है? अगर राज्य की नहीं है तो सेंट्रल लेवल पे होगी, तो फिर हमें पर्पज याद रखना है, ठीक है। पीएम सूरज जो है प्रधानमंत्री
अब चूँकि यहाँ पे तो पीएम लिखा हुआ है तो वो स्टेट्स का लॉजिक यहाँ पे है नहीं, सेंट्रल लेवल की ये स्कीम है। पीएम सूरज का मतलब है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, ये फुल फॉर्म है सूरज का। ये है क्या? ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये हेल्प किसको करेगा? बस आपको यही याद रखना है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। आपको स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन में ये मिल जाएगा कि सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना इस पोर्टल का पर्पज है। उत्थान किया जा रहा है, वो किस तरीके से किया जा रहा है? ऋण सहायता देके, ठीक है। ये लोन स्कीम है एक तरीके से। यहाँ पे जाके वो अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लोन उनको ग्रांट होगा पीएम सूरज के तहत। कीवर्ड यहाँ पे यही है कि सबसे वंचित वर्ग, सबसे जो है ना, ये कीवर्ड है इस स्कीम का। नहीं तो लोन स्कीम, लोन असिस्टेंस की तो तमाम स्कीम्स हैं, है ना, ये सब पढ़ते रहते हैं। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। खासतौर से समाज की बात करें, समाज के हाशिए वाले लोग की बात करें, वंचित वर्गों की बात करें, है ना, महिलाओं की बात करें, तो ज़्यादातर यही हैंडल करता है, यही मिनिस्ट्री हैंडल करती है। नमस्ते योजना में देखिए, नमस्ते योजना तो खैर पुरानी योजना है, लेकिन कुछ अपडेशन होगा तो इसको देख लीजिए। नमस्ते योजना ये नया नाम है एक्चुअली। हम लोग ये चीज़ पढ़ते आए हैं अभी तक। उद्देश्य में देखिए, शहरी स्वच्छता, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, गरिमा और सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। यानी जो स्कैवेंजर्स होते हैं, है ना, स्कैवेंजर्स के लिए ये स्कीम है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसके बाद है टॉपिक है BBNJ संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म पढ़िए पहले, यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि हर एक देश का एक नेशनल ज्यूरिडिक्शन होता है कि वो पानी के जो रिसोर्स हैं, ओशियन के जो रिसोर्स हैं, वो कहाँ तक यूज कर पाएगा, है ना। ये उसके बियॉन्ड की बात हो रही है। और नेशनल ज्यूरिडिक्शन जो होता है उसकी अगर बियॉन्ड की बात करें तो उसको फिर हाई सी बोला जाता है, ठीक है। हाई सी, उच्च सागर, यानी जहाँ तक आपकी ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, उसके बियॉन्ड बात हो रही है, वहाँ पे क्या कैसे काम होगा, किस तरीके से कोई भी कंट्री रिसोर्स को यूज कर पाएगी या फिर उसको हार्नेस कर पाएगी, है ना, इसी की चर्चा होगी इस संधि में। तो देख लेते हैं फुल फॉर्म सी का। फुल फॉर्म में क्या कीवर्ड है? ये बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। यानी हाई सीज में भी तो भाई एक बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही होगी, ज़्यादातर यही होगा। जैसे हम लोग EEZ की अगर बात करें, ये जो इकोनॉमिक जोन होता है, ये कितने किलोमीटर तक का होता है? शायद 200 नॉटिकल माइल तक होता है ना, कि आप यहाँ तक ठीक है, आप रिसोर्स यूज कर सकते हो पानी के अंदर जो है। तो ये इसकी बियॉन्ड बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, आमतौर पर इसे उच्च समुद्र की संधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि ट्रीटी ऑफ हाई सी है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए मार्च 2023 में सहमति व्यक्त की गई है। पर्पस समझ गए ना? पर्पज है प्रोटेक्शन, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। जो ओशियानिक बायोडाइवर्सिटी है, इसी के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। या फिर जो रिसोर्स यूजेबल हैं उनको किस तरीके से यूज करना, इन सब की चर्चा होगी। उद्देश्य, ठीक है, 2-3 बार सीख लिए, फिर से पढ़ लो। उच्च समुद्रों यानी गहरे समुद्रों में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना है। तो मोटा मोटी हम लोग को समझ में आया, प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा हार्नेस नहीं कर लेना है रिसोर्स को, कि जिससे मतलब जो ओशियानिक बायोडाइवर्सिटी है वो चौपटी हो जाए। बाकी ये सब चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे मार्किंग है, देख लीजिए। ये किसी भी देश का ये, ठीक है, इंटरनल वाटर होता है, आंतरिक वाटर होता है, और 200 नॉटिकल माइल तक ये इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर बात करेंगे तो इसको फिर हाई सी बोलते हैं। तो इस सागर में जो बायोडाइवर्सिटी है, इसी को बचाने की बात हो रही है, इसी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, और इसी के अंदर जो रिसोर्स हैं इसको कैसे यूज करना है ना, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30x30 लक्ष्य क्या है? सिंपल इतना ही पूछेगा, 30x30 क्या है। एक 30 से हम लोग 2030 समझ लेंगे, ठीक है, और एक 30 से हम लोग 30% समझ लेंगे। यानी 2030 तक ग्रह के कम से कम 30% हिस्से की प्रकृति की रक्षा करने की एक वैश्विक प्रतिबद्धता करने का ये लक्ष्य है, ठीक है। चलिए, आसान है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 30x30 लक्ष्य क्या है? 2030 30% हिस्सा जो है पृथ्वी का, उसको तो प्रोटेक्ट कर ही लेना। चलिए, किस संस्था ने गिफ्ट सिटी गुजरात में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा अनुसंधान तथा नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए $23 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए? भाई, ये गुजरात की बात हो रही है, गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, और यहाँ पे लोन देने की बात की जा रही है। 23 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 से भाग कर दो तो 1 करोड़ बन जाता है, ठीक है।
2.3 करोड़ डॉलर यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है लोन का। ये हुआ है एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। इसका हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पे है? मनीला है ना? सही लिख रहा हूँ? सही हूँ तो कमेंट मत करना, अगर गलत हूँ तो कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व का पहला ऑफ ग्रिड विश्व का है भाई, और भारत यहाँ से एसोसिएटेड है सीधा सीधा। विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में स्थित है। भारत और विश्व का स्टेनलेस स्टील सेक्टर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। चलिए यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हम लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे उन्नति 2024 ये है क्या? ये एक स्कीम है, फुल फॉर्म पढ़िए, उन्नति का फुल फॉर्म पढ़िए, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। समझ में आ गया कि भाई उद्योगों की बात करनी है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, उद्योग लगाने हैं, कारखानों का विकास करना है और रोजगार को क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, यही सब ना बातें होंगी। तो ठीक है, सीख लिया, ये उत्तर पूर्व के लिए है, इतना ही जानना था। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए उन्नति 2024 को मंजूरी मिली है। हाल ही में उन्नति 2024 के तहत क्या होने वाला है और किन राज्यों से संबंधित है, ये सारी चीज़ें देख लेना। ये मैप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्या पढ़ते हैं, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से असम के बारे में पढ़ते हैं। असम देखिए, असम जो ये जो 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ और सिक्किम हुआ, ठीक है। तो असम जो है वो सिक्किम को छोड़ के सभी को टच करता है, यानी यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं सबको टच करता है, बीचों बीच में फंसा है। और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मजूली रिवराइन आइलैंड। रिवराइन का मतलब है कि नदी के अंदर अगर आइलैंड होता है तो उसे रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, और उसका नाम है मजूली। ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, इसलिए चर्चा में रहता है। क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, कईयों बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एल्कोहल है, और इसके बारे में तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है कि पेट्रोल में हमें कुछ परसेंटेज इथेनॉल भी लाना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी तक 25% मिक्सिंग की बात हो रही थी। अब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने कुछ राज्यों में इथेनॉल 100 लॉन्च किया। किस किस राज्यों में? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, नई दिल्ली में और तमिलनाडु में। इसके बारे में देखो, इथेनॉल है क्या। अभी आपने सीखा कि भाई पेट्रोल में मिलाने की बात हो रही है, तो भाई फ्यूल होगा ना, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्यूल है। 100% इथेनॉल जो है एक तरीके से ये जैव ईंधन है, बायोफ्यूल है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी अगर इथेनॉल 100 आ जाता है सभी राज्यों में, तो काफ़ी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स की वो कम हो जाएगी। और फॉसिल फ्यूल तो भाई हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, तो आयात निर्भरता में भी कमी आ जाएगी। ऑल्टरनेट है एक तरीके से पेट्रोल का और डीजल का बनता, चूँकि अभी आपने देखा है बायोफ्यूल है, तो बायोफ्यूल किससे बनता है? मक्के से बनते हैं, इन सभी चीज़ों से बनता है। मक्का हुआ, गन्ना हुआ, अन्य पौधों की सामग्री जो है, जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इथेनॉल की बात हो, इथेनॉल 100 जो है वो कंप्लीट बायोफ्यूल है। इथेनॉल जो सिर्फ है ये कंप्लीट बायोफ्यूल नहीं है। इसका भी कुछ टारगेट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2025 तक शायद 25% मिक्स करने की बात की जा रही थी कि 2025 तक डीजल और पेट्रोल में 25% इथेनॉल का भी मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इथेनॉल 100 जो है ये कंप्लीट बायोफ्यूल है, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कंप्लीट बायोफ्यूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में लोग पढ़ते हैं 324 से 329 और पार्ट नंबर पढ़ते हैं 15, यही सीखा था अभी, ठीक है। ईसीआई ने किस पीडब्ल्यूडी खिलाड़ी, यानी जो फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं, पीडब्ल्यूडी खिलाड़ी यानी दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन घोषित किया। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन घोषित किया, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार अवार्डी हैं शीतल देवी, महिला हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीतल देवी, इनके बारे में क्या है,
एक पैरा आर्चर है, ठीक है। ये वो करते हैं, ये धनुष बाण जो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में आर्चर को, आर्चर ही बोलते हैं ना उसे, तीर कमान जो होता है। एशियाई पैरा गेम्स में 2022 में इन्होंने 2 गोल्ड भी जीता है और 1 सिल्वर भी जीता है, ठीक है। चलिए, पैरा का मतलब समझते हैं ना, पैरा में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो दिव्यांग होते हैं, इसलिए उनका नाम पैरा होता है। किसी भी गेम्स आप देखेंगे तो ये पैरा गेम्स के नाम से होता है। बाकी ये अबाउट ECI है, ये तो बहुत बेसिक हो गया, अब हम लोग हमेशा ही रिवाइज करते रहते हैं। 324 में उल्लेख है, ठीक है। तो आर्टिकल के फॉर्म में है अगर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। 1950 25 जनवरी को संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। पार्ट 15 पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 से 329 तक पढ़ते हैं, हो जाएगा। चलिए देखें यहाँ पे DRC के बारे में। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या बोलेंगे इसे, यही नाम है। कॉन्गो की सेना है और रवांडा द्वारा समर्थित एक ग्रुप है M23 ग्रुप, लाइक टेररिस्ट ग्रुप आप समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसके चलते ये न्यूज में है। तो अगर पूछा जाए कि M23 समूह जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आपको लगाना है, ठीक है, रवांडा से। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख लेते हैं DRC के बारे में। मौलिक जानकारी पर ध्यान देना है भाई, ठीक है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है DRC, मैप में लगाया हूँ, मैप, हाँ मैप है। विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये आपको मैप माइंड में याद रहना चाहिए, ठीक है। अफ्रीका का मैप माइंड में होना ही चाहिए। कैपिटल क्या है, किंशासा। कॉन्गो नदी के तट पर स्थित है किंशासा। अगर पूछे रिवर बैंक सिटी पूछता है ना, रिवर बैंक सिटी ऑप्शंस में आता है, मैपिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो किंशासा भी एक है, रिवर बैंक सिटी है किंशासा। कॉन्गो नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है, कॉन्गो रिवर। कटंगा का पठार, सुपर इम्पोर्टेंट। कटंगा का पठार कहाँ पे है, ये फेमस है तांबे के लिए, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे तांबा को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है। कोबाल्ट है, तांबा है, टिन है, रेडियम है, यूरेनियम है, हीरा है, सब यहाँ से ले जाओ, है ना। खनन क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है कटंगा का पठार। मैपिंग में मैंने कराया था अच्छे से कवर। तो ये DRC में ही है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैपिंग है, यहाँ पे मार्किंग है, देख लीजिए। ये है पूरा मैप जो डार्क लाइन से है, ये कॉन्गो DR है, ठीक है। ये कैपिटल है किंशासा, और कॉन्गो रिवर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया है। ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक। बॉर्डरिंग कंट्री पूछा जाता है, जैसे कॉन्गो और अभी जो आपने देखा है M23 ग्रुप जो है, टेररिस्ट ग्रुप या फिर एक्टिविटी जो है, युगांडा था कि रवांडा, रवांडा था, सॉरी, ठीक है, अभी पढ़ाते भूल गया, रवांडा। तो ये है रवांडा, इसकी स्थिति देखिए। तो बॉर्डरिंग कंट्री पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, कि रवांडा जो है वो बुरुंडी को भी टच कर रहा है, युगांडा को भी टच कर रहा है, और यहाँ पे तंजानिया भी है ना, यहाँ पे तंजानिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैपिंग से पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि M23 ही पूछे या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हैं वो पूछेगा वो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैपिंग से बनाएगा तो वो बॉर्डरिंग शेयर कंट्री पूछेगा, ठीक। चलिए, बाकी ये नहीं आप पूछेगा यार कि कॉन्गो रिवर या फिर इक्वेटर को 2 बार कौन कट करती है कॉन्गो रिवर, ये सब अब ग्रुप D का एग्जाम थोड़ी ना PCS है ना, तो ये सब बहुत स्टैटिक हो जाता है। बॉर्डरिंग कंट्री ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खास जानकारी चाहिए आपको, मैपिंग पे थोड़ा सा चाहिए, मजबूती चाहिए। चलिए देखें, पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर, इस तरीके से नाम अगर कोई आता है तो या तो कुछ GI टैग वाली बात होगी या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ने वाली बात होगी, इसी तरीके का कुछ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पांडवुला गुट्टा जो है ये क्या है। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि चर्चा में रहा पांडवुला गुट्टा क्या है, तो ये कटा हुआ पहाड़ है, ठीक है। ये भूवैज्ञानिक आकृति है, तेलंगाना में स्थित है। 2 फैक्ट आपने पढ़े, कटा हुआ पहाड़ और तेलंगाना में ये अवस्थित है। पुरापाषाण काल जो हुआ करता था 5 लाख BC से 10,000 BC तक, इसमें गुफा चित्र अवस्थित हैं, इसी वजह से इसको नॉमिनेट किया गया है अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। नॉमिनेट है अभी, ठीक है, हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ दिनों में हो भी जाएगा। 2 बातें हो गया आपने, पांडवुला गुट्टा, तेलंगाना, और कटा हुआ पहाड़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट। दूसरा है रामगढ़ क्रेटर। क्रेटर से तो समझ में आई रहा होगा
क्रेटर क्या है? कोई बड़ा सा पिंड आया होगा, है ना, यहाँ पे गिर गया होगा, क्रेटर बन गया। क्रेटर मतलब एक बहुत बड़े साइज का गड्ढा। राजस्थान में स्थित है। क्रेटर की उत्पत्ति जो है वो उल्का पिंड से हुई थी। इस समय बताया जाता है 165 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 16.5 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। तो ये सब याद नहीं रखना है, क्वेश्चन ये पूछेगा। रामगढ़ क्रेटर है कहाँ पे? राजस्थान। 3 किलोमीटर डायमीटर है इस क्रेटर का। 3 किलोमीटर अच्छा खासा डायमीटर है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। इस क्रेटर का पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता में योगदान है, इसी वजह से इसको नॉमिनेट किया गया। इस क्रेटर का सिग्निफिकेंस देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस में और बायोडाइवर्सिटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर रहता है, तभी उसको, या फिर किसी भी आकृति को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर को, है ना, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया जाता है। क्रेटर के अंदर स्थित एक पुष्कर तालाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि ये पुष्कर तालाब ये आर्द्रभूमि भी है, वेटलैंड के रूप में इसको मान्यता भी प्राप्त है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पुष्कर तालाब कहाँ पे है? ये इसी क्रेटर में स्थित है, रामगढ़ क्रेटर में। इमेज लगाऊंगा तो आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। रामगढ़ क्रेटर, पुष्कर लेक, राजस्थान। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, लामितीय 2024 एक्सरसाइज किन देशों के मध्य संपन्न हुई? लामितीय एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारतीय सेना और सेचेल्स के बीच में। ठीक है, सेचेल्स कहाँ पे है? तो देख रहे होंगे, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, इंडियन ओशियन। मेडागास्कर आइलैंड देखें, उसी के ऊपर आप देखेंगे तो सेचेल्स दिख जाएगा। मैप लगा दूंगा, देख लीजिएगा। एक प्रोग्राम है डायना के नाम से। डायना एक किस संस्था से संबंधित है? नाटो। बस इतना याद रखें, नाटो से संबंधित है डायना कार्यक्रम। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ, आसान है, हर साल होते ही हैं, है ना। एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? यूएसए के बीच में होती है, भारत और यूएसए, टाइगर ट्रायम्फ। और भी हैं अमेरिका के साथ जो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, जैसे युद्धाभ्यास हुआ, वज्र प्रहार हुआ और कोप इंडिया हुआ। ठीक है, कोप इंडिया। चलिए, युद्धाभ्यास कई बार पूछा है, युद्धाभ्यास के बारे में देखता है क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस, इवन ये भी पूछा गया है, ये शायद 18 या 19 के विषय से पूछा था। विश्व गौरैया दिवस 2024 को 20 मार्च को मनाया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का 3rd वीक का कंप्लीट यहाँ तक। ये सब देखते रहना भाई, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है। देखें, अब ये लास्ट वीक का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे और इसके साथ ही ये पूरे मंथ का कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, प्रीलिम में भी करेगा और मेंस स्तर में भी करेगा। देखें, ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में किए थे ना, टेस्ट नंबर 1 में ही था ये क्वेश्चन। ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई, इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला जो डेटा पड़ा था उसमें इसकी चर्चा की गई थी। भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम जो प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन शुरू हुआ है, ये भारत की पहली है। ऑयल पाम के बारे में है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर इस तरीके से इनिशिएटिव अगर लिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा तो इम्पोर्ट पर निर्भरता जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अरुणाचल में स्थित है। ठीक है, ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई जो पहली खोली जा रही है ये अरुणाचल में स्थित है। 3F ऑयल पाम कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, की फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। एडिबल ऑयल, चूँकि एडिबल ऑयल है ना, और एडिबल ऑयल्स के बारे में तो हम लोगों का खासतौर से अच्छा खासा स्ट्रगल हमेशा से रहा है। वर्तमान में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अब इससे कुछ हेल्प मिलेगी। भारत पाम ऑयल का, ये देखिए ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। पाम ऑयल जो है, पाम तो समझते हैं ना, हिंदी में इसको ताड़ का तेल बोलते हैं ना, ताड़ बोलते हैं पाम को। तो 96% आयात है। ये कितना डिजास्टरस पॉइंट है हम लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ खपत तो बहुत तगड़ी है लेकिन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, सब कुछ इम्पोर्ट पे है। भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 2022-23 में 16.5 मिलियन टन खाद्य तेल आयात किया गया था। हो जाएगा, ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, पाम ऑयल 96% अभी इम्पोर्ट हम लोग करते हैं, मतलब लगभग पूरा ही करते हैं। पाम तेल का आयात देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ से हम लोग करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? इंडोनेशिया से खरीदते हैं, मलेशिया से खरीदते हैं, थाईलैंड से खरीदते हैं, यही सब होता ही है। पाम ऑयल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो इधर ही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। यहाँ देखिए सोयाबीन, क्योंकि एडिबल ऑयल ये भी है, एडिबल ऑयल में पाम ऑयल भी आ जाता है, सोयाबीन भी आ जाता है, सूरजमुखी भी है, तमाम है। सोयाबीन का जो आयात हम लोग करते हैं वो अर्जेंटीना से सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर ब्राज़ील से करते हैं। ये सारे एक एक फैक्ट हैं आपके लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनते हैं इस पर। पाम ऑयल का आयात सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से, सोयाबीन का अर्जेंटीना से और सूरजमुखी का रसिया से।
ठीक है, रसिया, यूक्रेन और अर्जेंटीना। इस फैक्ट को याद रखें। इंडोनेशिया और मलेशिया प्रमुख पाम ऑयल ये प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, सॉरी स्टेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेशन वाइज अगर बात करें तो स्टेट बोला जा सकता है, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है पाम ऑयल का? इंडोनेशिया, फिर दूसरे स्थान पर मलेशिया, तीसरे स्थान पर थाईलैंड और कोलंबिया चौथे स्थान पर। शुरुआत के 2-3 तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि महारत्न कंपनी आज की डेट में कितनी है। ठीक है, महारत्न कितनी है और नवरत्न कितनी है, नवरत्न कितनी है, ये तो क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे मिनी रत्न की बात हुई है, लेटेस्ट में ग्रेड इंडिया को मिला है, हो जाएगा। चलिए, औषधि और चमत्कारिक उपचार, इसको ध्यान रखना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी बाबा रामदेव वाला देख रहे होंगे, है ना, इन पर आरोप लगा था कि आप भ्रामक एडवर्टीज करते हैं, जो चीज़ क्योर कर ही नहीं सकती है आप उसके क्योर का एडवर्टीज क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से समन, इसी के चलते इनको समन भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक्ट याद रखना, औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम कब लाया गया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में यह अधिनियम चमत्कारिक उपचारों के प्रोत्साहन पर प्रतिबंध लगाता है, याद हो जाएगा 1954। चलिए आइए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रेफ्रिजरेंट पढ़ लेते हैं और फ्रिज पढ़ लेते हैं, एयर कंडीशनिंग पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेंट समझते हैं, ये कूलेंट है, एसी और फ्रिज का ये कूलेंट की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। न्यूज़ में बस इस वजह से था कि मैक्सिको से अमेरिका में प्रतिबंधित रेफ्रिजरेंट की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिको से सप्लाई होता है और अमेरिका में यहाँ पे सेलिंग होती है। जो प्रतिबंधित हैं वैसे रेफ्रिजरेंट की यहाँ पे तस्करी की जा रही है। और प्रतिबंधित कौन है? यही सब पढ़ते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है साइंस का, एक एक चीज़ देखेंगे, रेफ्रिजरेंट के बारे में देखेंगे। ये है क्या? एक लिक्विड है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है। काहे का बना है? HFC का बना है। यदि केमिकल कंपाउंड की बात करें तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग HFC भी पढ़ लेंगे और SCFC भी पढ़ लेंगे, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक होता है, एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये सारे जो रेफ्रिजरेंट हैं ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। तो साथ में ये भी जानना जरूरी है कि प्रेजेंट में कौन सा रेफ्रिजरेंट अभी यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में खास बात क्या है रेफ्रिजरेंट के बारे में? बॉइलिंग पॉइंट जो है यानी क्वथनांक बहुत कम होता है, जिससे ये एवापोरेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बाष्पित बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी एयर में ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो फिर वेपराइज होने का मतलब है कि उसका वजन बहुत कम हो रहा है ना, तो फिर वो ऊपर जाएगा, वो फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। ऊपर की तरफ का मतलब है मेरा आसमान से। ठीक है, और ये ऊपर जाके कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहा है? यहीं तो जा रहा है ना। तो जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो ओजोन लेयर, ओजोन मतलब ये जो O3 है इसको फिर खाना स्टार्ट करता है। क्लोरीन कंपाउंड ही ओजोन को खा लेता है ना। ये सब तो पढ़े होंगे अच्छे से, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। CFC हम लोग देखें, अभी HFC देखें, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है और तीनों ही नुकसान करता है। कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, CFC जो है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तो बिल्कुल सबसे शुरुआत में लाया गया था, ये तो डेंजरस है ही, वातावरण के लिए हानिकारक है। 1990 से CFC के स्थान पर SCFC और HFC का उपयोग किया जाने लगा। यानी CFC तो पहले ही यहाँ पे प्रतिबंधित था, इसके बाद लॉन्च किया गया कि भैया SFC को हटाइए, CFC को हटाइए और SCFC ले आओ और HFC ले आओ, यानी जो हाइड्रो वाला कंपाउंड था, H जिसमें जुड़ा है, इसको बाद में फिर यूज किया जाने लगा। बाद में फिर कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद पता चला कि यार ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो फिर इनको भी हटाने की फिर बात हुई। जैसे देखिए 1985 में एक वियना कन्वेंशन होता है, ये सारी बातें याद रखनी है आपको। 1985 में वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वियना कन्वेंशन ओजोन परत के प्रोटेक्शन से। 1987 में फिर क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हीं से तो संबंधित है कि रेफ्रिजरेंट को कम करना है, ओजोन लेयर को बचाना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको कम से कम करना है। तो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए काम करता है। वियना कन्वेंशन 1985 का इसके लिए काम करता है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भारत ने 1992 में यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल में CFC को 1996 तक समाप्त करने का आदेश दिया गया इस प्रोटोकॉल में, ठीक है। SCFC को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य है, जो अभी यूज हो रहा है। CFC तो अब नहीं होता है, ठीक है, अब SCFC होता है। और HFC रेफ्रिजरेंट के रूप में CFC के स्थान पर महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि HFC जो है वो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये पहले ऐसा लगता था कि नहीं पहुंचाते हैं, बाद में ये भी फिर अफेक्ट करने लगा, लेकिन बाद में HFC शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में आया, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। यानी HFC जो है इससे ओजोन लेयर का तो क्षरण नहीं हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं हो रही थी, लेकिन HFC का फिर रोल कहाँ पे हो गया, ग्लोबल वार्मिंग में हो गया, तो ये भी तो फिर डेंजरस हो गया। तो 2016 में फिर किगाली संशोधन हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ते हैं किगाली संशोधन किससे संबंधित है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, ठीक है। 2016 में किगाली संशोधन, इसमें बताया गया कि 2040 में कहा गया, डिसाइड किया गया 2040 के अंत तक HFC की खपत में 80 से 85% की कमी करना लक्ष्य है, ठीक है। 80 से 85% की कमी करना है HFC में, क्योंकि HFC अब क्या कर रहा है, HFC अब ठीक है ओजोन लेयर को तो वो बचा रहा है, यानी डिप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो ये टेम्परेचर तो बढ़ा रहा है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ा रहा है, तो इसको भी कम करना पड़ेगा। भारत और किगाली संशोधन का हस्ताक्षर करता भी है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखें काला सागर के बारे में, पहले मैप देख लो फिर इसके बारे में, अच्छा पहले देख लेते हैं न्यूज में किस लिए था। रूस के काला सागर बेड़े, ठीक है रूस का है ना, यहाँ पे बेड़े रहते हैं काला ब्लैक सागर में, रूस के रहते हैं। यूक्रेन के द्वारा हमले हुए, वॉर तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे ब्लैक सागर से जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, इनको देखिए। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पूछा गया। ये जो डार्डेनेल्स स्ट्रेट है इसके बारे में पूछा गया, एजियन सागर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, सी ऑफ मारमारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बॉस्फोरस स्ट्रेट हुआ, क्रीमिया आइलैंड जो हुआ, सी ऑफ अजोब पूछा, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सागर, ये जो सी ऑफ अजोब है वो ब्लैक सागर का ही भाग है। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये भी तो स्ट्रेट है, एक जलडमरू है, इसके बारे में भी पूछा गया, तो इनको जल्दी से देख लीजिए। ब्लैक सागर आपको दिख रहा बड़ा सा, ठीक है, सी ऑफ अजोब दिख रहा, ये जो सागर है ये सी ऑफ मारमारा है और ये एजियन सागर है। एजियन सागर को सी ऑफ मारमारा को जो जोड़ रही है स्ट्रेट, इसका नाम है डार्डेनल्स स्ट्रेट। अब सी ऑफ मारमारा से जो ब्लैक सागर को जोड़ रही है, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, फिर से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी संधि जोड़ रही है, सी ऑफ मारमारा से, सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सागर से जो जोड़ रही है ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। और एक स्टेट आपको यहाँ पे पढ़ना है ब्लैक सागर को, ये जो सी ऑफ अजोब से जोड़ रही है ये है कर्च स्ट्रेट। ये 3 स्टेट एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ हैं, देखिए काला सागर, बॉर्डरिंग स्टेट बहुत पूछा जाता है, बॉर्डरिंग स्टेट या फिर बॉर्डरिंग नेशंस कुछ भी कह लीजिए। काला सागर को ये देखिए यहाँ पे, ये हो सकता है न्यू फैक्ट हो आपके लिए, मेरे लिए तो था फिलहाल। काला सागर को यूक्सेन पढ़ेंगे ना, यूक्सेन सागर के नाम से भी जाना जाता है, यूक्सेन सागर। चलिए ये बात सीख ली। काला सागर के जो सीमावर्ती देश हैं, यानी बॉर्डरिंग जो कंट्री हैं, यानी काला सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं उनको बोलते हैं, इस नाम से जाना जाता है, BURGERT। इसको अब जो भी पढ़ लीजिए आप। अब ये चूंकि ऑफिशियल टर्म है, ये कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है, ये कोडिंग नहीं है, ये याद करने की कोडिंग नहीं है, ये ऑफिशियल शब्द है। काला सागर के सीमावर्ती देशों को इसी नाम से बुलाया जाता है। बुर्ज RT पढ़ लीजिए आप, ठीक है। बी का मतलब है बुल्गारिया, यू का मतलब है यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, आर का मतलब है, जी का मतलब जॉर्जिया, आर का मतलब रोमानिया, और यहाँ पे टी का मतलब है टर्की, या फिर नया नाम जो है तुर्की है। तो कितने स्टेट हो गए, कितने राज्य हैं, कितने नेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी काला सागर से कितनी कंट्री टच करती हैं, 6, हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, विश्व युवा गठिया रोग दिवस 18 मार्च को होता है, 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है विश्व युवा गठिया रोग दिवस। ये नए दिवस याद रखिए, ठीक है, जो स्टैटिक हो चुके हैं पहले वो सब अब नहीं पूछे जाते हैं। 18 मार्च को होता है विश्व युवा गठिया रोग दिवस। गठिया का मतलब ये कोई ये मतलब एक ग्रुप ऑफ ये डिसीज है एक तरीके से। जोड़ों में दर्द है गठिया, टेंडन का प्रॉब्लम है गठिया, स्नायु बंधन की समस्या है गठिया, हड्डियों से संबंधित कुछ है गठिया, मांसपेशियों से संबंधित कुछ है गठिया, यानी ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अफेक्ट करता है गठिया, ठीक है। तो इसमें तो बस इतना ही था, बस डे याद रखना है, दिवस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ओमनीबस फ्रेमवर्क किस संस्था से संबंधित है, ओमनीबस फ्रेमवर्क क्या है भाई, ये RBI से संबंधित है, RBI का ही फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है,
हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे बोलते हैं SRO, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्व नियामक संगठन, है ना। ऐसे संस्थाओं को मान्यता देने के लिए दिशा निर्देश और विनियम यानी रेगुलेशन, विनियम यानी रेगुलेशन बोलते हैं, और दिशा निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन और रेगुलेशन का एक सेट है, ठीक। ओमनिबस फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? RBI। हो जाएगा। चलिए, किस पक्षी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर चर्चा हो रही है किसी पक्षी की, तो वो भाई बहुत डेंजरस स्थिति में होगा, संकट की स्थिति में होगा। इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिरैया जिसे हम लोग जानते हैं सामान्य भाषा में, सोन चिरैया, है ना, सोन चिरैया के नाम से जानी जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे गुजरात में इसको गोदावन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। एक कुछ ही संख्या में भारत में बची हैं, आप उंगली पे गिन सकते हैं, इतनी सी हैं बस, बाकी सब खत्म हो गई। इसका नाम महाराष्ट्र में मालधौक है, ठीक है, मालधौक महाराष्ट्र में बोला जाता है, गोदावन गुजरात में बोला जाता है, सोन चिरैया, ठीक है, ये जनरल नाम है। राजस्थान का राजकीय पक्षी है, घास के मैना का ये प्रमुख प्रजाति है, अंडे खाली स्थान पे देती है ना। बड़े पंखों वाली चिड़िया है, लाइक ऑस्ट्रिच, देखे होंगे फोटो वगैरह तो, है ना, जो उस रीजन से बिलोंग कर रहे होंगे वो तो अच्छे से जानते होंगे। ये बड़े पंखों वाली चिड़िया की बात अगर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इनका, देखिए कितनी ये ऊंची है, ये लगभग 3.5 फीट ऊंची है। जैसे अगर आप 6 फुट लंबे हैं तो आपकी आधे हाइट तक ये चिड़िया है, इतनी बड़ी चिड़िया है। 18 से 20 किलो का इसका वजन है, तो अच्छी खासी चिड़िया है। अधिकांश राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों गई है? क्योंकि भैया ये रेड लिस्ट में है, IUCN की जो होती है रेड लिस्ट, 2011 से ही लिस्टेड है ये रेड लिस्ट में। एक बार रिकमेंड भी किया गया था कि इसको नेशनल बर्ड का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, बट हो नहीं पाई। खैर कोई नहीं, यहाँ पे जो सोन चिरैया के बारे में हम लोगों ने देखा, क्लियर है। थ्रेट क्या है इसके लिए? सबसे बड़ी थ्रेट आजकल ये चल रही है, ट्रांसमिशन लाइन, विद्युत आघात से मृत्यु हो जा रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है। और पाकिस्तान बोले तो यार मार के खाई जाते हैं, तो बड़ा प्रसिद्ध है, गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, तो संख्या कम हो ही रही है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात बॉर्डर शेयर करते हैं ना पाकिस्तान का, तो उस तरफ से भी तो आते हैं पक्षी, और अगर इस तरफ से जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आ पाते हैं, तो फिर भोजन बन जाती है किसी की। ह्यूमन इंट्रूजन बहुत ज़्यादा है। ये तीसरी चीज़ है, प्रजनन दर इनकी बहुत धीमी है। ये नेचर का श्राप ही समझ लीजिए, इस चिड़िया के लिए श्राप ही समझा जा सकता है। 1 वर्ष तक माता पिता द्वारा चूजों की देखभाल करनी पड़ती है, तो 1 वर्ष तक, समझ रहे हैं यार, चिड़िया के मैटर में, और 1 वर्ष का अगर देखभाल करना पड़ रहा तो ये बहुत बड़ा पीरियड है ना। 1 साल के अंदर क्या क्या हो जाए किसको पता। अंडे देती है खाली जगह पे, और 1 साल तक इस जगह पर को सुरक्षित रख पाना उस चिड़िया के लिए बहुत टफ टास्क है। 2018 तक केवल 150 GIV ही थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी 2018 तक सिर्फ 150 थे पूरे देश में। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी टोटी से सीधा पानी पियो। मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा के द्वारा। पुराना मिशन है, खैर 2017 में शुरू। न्यूज में किस लिए था? इस वजह से था, देखिए, उड़ीसा घरेलू नल कनेक्शन पर पीने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य है। घरेलू नल कनेक्शन पर पीने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्र है। 2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, कर लेंगे। चलिए आइए गुलाल गोटा पढ़ते हैं। गुलाल गोटा, गोटा मतलब बॉल की तरह, और इसके अंदर कुछ गुलाल वगैरह भर दिया जाता होगा भैया। ये मतलब होली मनाने की प्रथा है, परंपरा है, प्रसिद्ध सदियों से चली आ रही है परंपरा। होली मनाने की प्रथा 400 वर्ष पुरानी है, राजस्थान की है। बस क्वेश्चन आपके लिए ये है, गुलाल गोटा ये जो है होली मनाने की प्रथा, ये राजस्थान में फेमस है, यहीं पे ये मनाई जाती है। ये गोटा जो है, यानी जो गोल से बनाते हैं बॉल की शेप में, इसके अंदर जो गुलाल भरा जाता है, तो ये जो बाहर का आवरण है बॉल का, वो बनता है लाख से। लाख का कीड़ा पढ़ते हो ना, उसी से बनता है। लाख से बनी एक छोटी गेंद जिसमें गुलाल भरा होता है, ठीक है। कुछ परंपराएं हैं होली की, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे होला मोहल्ला की बात करें तो ये पंजाब में मनाई जाती है। ये फगुआ परंपरा है, ये बिहार की है। लठमार होली हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश की है। और उकूली उत्सव ये केरल की परंपरा है होली मनाने की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है कृषि भवन नई दिल्ली में। नई दिल्ली याद रखना। चलिए
देखते हैं अब, ये है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डायरेक्ट, सॉरी क्या है ये, एफडीआई है ना, एफडीआई के बारे में थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा यहाँ पे, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटोतरी हुई, ये सारी चीज़ें वित्त मंत्रालय द्वारा यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एफडीआई पर एक व्यापक समीक्षा की गई। इसमें कुछ फैक्ट आए होंगे, कुछ रिपोर्ट आई होंगी, देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल ईयर जो 2023 और 24 था, इसमें प्रारंभिक 10 महीने यानी अप्रैल 2023 से ये मार्च 2024 तक हुआ, तो इसके जो शुरुआत के 10 महीने हैं, इसमें नेवल एफडीआई जो प्रभाव है ये 31% तक गिर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये डेटा नहीं याद रखना है बिलियन डॉलर का, आपको ये परसेंटेज याद रखना है कि अच्छी खासी मात्रा में एफडीआई का जो फ्लो है वो कम हुआ है इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। वर्ष 2024 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा गिर गया तो फिर अचानक से इतना चढ़ाव नहीं हो सकता, इतना इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे ही फिर अपलिफ्टमेंट होगा उसका। कारण क्या है? कारण ये जो गिरावट के कारण है या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में बहुत मामूली सी वृद्धि का जो अनुमान है, कारण यही सब है जो अभी चल रहा है ना देश दुनिया में। अभी देख ही रहे हो, ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, भू राजनीतिक जो तनाव है, टेंशन है, इसराइल ईरान देख रहे हो, रसिया यूक्रेन देख रहे हो, वेस्ट नेशंस हैं, खासतौर से वेस्ट एशियन नेशंस जो हैं, इनमें जो टेंशन चल रही है, उच्च ऋण स्तर है, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है, ये सारे कारण हैं। चलिए 31% डेटा आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है ना ये, IAU ने चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए किस नाम के लिए मंजूरी दे दी है? नाम तो हम लोग पहले पढ़ ही लिए थे, शिव शक्ति है ना, लेकिन अब मंजूरी भी मिल गई है। नाम है स्टैट्यू शिव शक्ति। 2019 में भी इस तरह का काम हुआ था। 2019 में चंद्रयान 2, ये चंद्रयान 3 है, ठीक है, विक्रम लैंडर तो चंद्रयान 3 के साथ गया था ना। चंद्रयान 2 में क्या था, चंद्रयान 2 चूंकि सफल नहीं हो पाया था या सफल हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये लैंडर दुर्घटना स्थान को नाम दिया गया था तिरंगा पॉइंट, ठीक है। और 2018 में चंद्रयान 1 की बात आती है, तो चंद्रयान 1 के स्थान को बोला गया था जवाहर पॉइंट। तो चंद्रयान 1 का जो पॉइंट है याद रखने वाला वो जवाहर पॉइंट है, चंद्रयान 2 का तिरंगा पॉइंट है, और चंद्रयान 3 का शिव शक्ति है, ठीक है। चलिए आइए कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हैं। कोरल क्या होते हैं? ये जीव हैं। हाल ही में एक अध्ययन में पता लगा है कि कोरल पॉलिप्स जो है, इनको ध्वनि और साउंड का उपयोग करके भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। कितनी बढ़िया स्टडी है यार, है ना। लेकिन ऐसा साउंड चाहिए, यानी हेल्दी साउंड चाहिए, ऐसा साउंड जो वो समझते हैं, पॉलिप्स जो समझ पाते हैं, इसी की स्टडी हुई है। अब फीचर्स थोड़ा देखना पड़ेगा कोरल्स के, क्या है ये। कोरल पॉलिप्स संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए ध्वनि साउंड का प्रयोग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फीचर का फ़ायदा उठाया है, इसी से स्टडी का पता चला है। अध्ययन से पता लगा है कि हेल्दी रीफ साउंड जो है, इससे कोरल पॉलिप्स की जो सेटलमेंट रेट है या फिर जमाव दर है, इसमें वृद्धि हुई है चट्टानों पर, ठीक है। जूजेंथलिया क्या है? जूजेंथलिया एक शैवाल है जो कोरल्स का भोजन है, ठीक है। कोरल्स को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये सब तो पढ़े होंगे ना। कोरल्स और जूजेंथलिया जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, है ना, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ठीक है, जूजेंथलिया कोरल्स को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। जूजेंथलिया क्या है? शैवाल है, सीखा हम लोगों ने। ये सिम्बायोटिक रिलेशन भी सीखा, सहजीवी। समुद्री जैव विविधता को 25% से अधिक, यानी समुद्री जैव विविधता जो कोरल्स की है वो 25% है, तो अच्छा खासा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक फैक्ट है। दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे है, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समुद्र में देखेंगे तो दिख जाएगी मैप पे। अब देखें यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज, भाई चार्ज कौन लेता है, कौन कलेक्ट करता है, कौन देता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज हो गया, दूसरा इन्वायरमेंट कंपनसेशन हो गया, यानी पर्यावरण संरक्षण शुल्क, दूसरा है पर्यावरण क्षतिपूर्ति। यहाँ पे क्या सीखना है हम लोग को? कलेक्ट कौन कर रहा है, या फिर जो न्यूज में था, मतलब न्यूज में किस वजह से था, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज जो है ये कलेक्ट करता है CPCB। CPCB बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं, कमीशन बोल रहे हैं। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी रिपोर्ट के अनुसार EPC और EC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहीं किया गया। ये देखिए, मतलब कलेक्ट CPCB ही कर रही है और CPCB ही बता रही है
कि जितना कलेक्ट हुआ पैसा ईपीसी और ईसी का वो खर्च नहीं किया गया, यानी 80% तक खर्च नहीं किया गया। ये तो न्यूज़ वाली बात हो गई कि इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ईपीसी है क्या, यह एक फंड है, ठीक है। सीपीसीबी द्वारा दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में सुधार के लिए इसको एकत्र किया जाता है। किसके द्वारा? सीपी के द्वारा। किस वजह से एकत्र किया जाता है? एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए। कलेक्ट कैसे किया जाता है? आप दिल्ली में हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, आप कोई वाहन लेते हैं तो उस वाहन पर ही चार्ज ले लिया जाता है, ठीक है। यानी वाहन की जो कॉस्ट होती है वो उसी में इंक्लूड रहता है ईपीसी। दिल्ली और एनसीआर में, और ये भी थोड़ी सी यहाँ पे कैटेगरी है कि हर एक डीजल इंजन पर नहीं, डीजल व्हीकल पर नहीं, बड़ा वाहन होना चाहिए। जैसे 2000 सीसी तक का अगर है डीजल व्हीकल या फिर इससे ऊपर है तो 1% का ईपीसी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट है 1%, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए 1%। और सभी व्हीकल्स के नहीं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो सभी व्हीकल्स लिख देगा, 2000 सीसी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 2000 सीसी का मतलब समझते हैं। अब इंजीनियरिंग वाली बात हो जाएगी, वो ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि सीसी अगर ज़्यादा होता है तो वो व्हीकल साइज में बड़ा होता है, ठीक है। इंजन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी पिस्टन और सिलेंडर का साइज से ये डिपेंड होता है सीसी। जैसे एक कार है 800 है ना, तो वो 800 सीसी की है। अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो जो नई वाली स्कॉर्पियो आई है ये 2200 सीसी की है। फॉर्चुनर की अगर बात करें तो फॉर्चुनर 2900 सीसी की है, ठीक है। डिफेंडर की अगर बात करें तो डिफेंडर 5000 के लगभग है, ठीक है, 5000 सीसी की बात। और अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक का आप 6500 सीसी की या फिर इससे ऊपर का देखेंगे, ठीक है। अगर बुलेट की चर्चा करें तो आप 350 क्लासिक देखते हो ना, 350 का क्या मतलब है? 350 सीसी का इंजन है उसका। तो ये इस तरीके से कुछ फैक्ट है। तो ये ध्यान रखना, 1% ईपीसी जो लगाया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए सीपीसीबी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। संवैधानिक बॉडी वो होती है, स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाया जाता है, अधिनियम लाया जाता है और उसके तहत इन बॉडी का निर्माण किया जाता है। जैसे एक एक्ट है ये जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है 1974 जल अधिनियम, इसके तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। सीपीसीबी जो संस्था है, सीपीसीबी को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो 1981 का है, जल वाला आपने देखा 1974 का, इसी तरीके से वायु का भी आपको पढ़ना है 1981 का। इस एक्ट के तहत भी सीपीसीबी को शक्तियां सौंपी गई हैं, ठीक है। यानी जल अधिनियम जो है इसके तहत इसका गठन किया गया, पावर भी इसी के तहत है, और वायु वाला जो एक्ट है इसके तहत भी इसको शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। बाकी एक ईपी हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को तकनीकी सेवाएं भी ये प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीपीसीबी के काम देख लिए, बनी कैसी है, कैसी बॉडी है, ये देख लिया। हो जाएगा। तो ये इतना था, यहाँ पे हम लोगों ने मार्च का करंट अफेयर्स किया बहुत अच्छे से, और बिलीव में ये बहुत आपको हेल्प करेगा प्री के लिए भी और मेंस के लिए। अगली वीडियो में फिर वीकली बेसिस करेंगे, ठीक है, अप्रैल से, क्योंकि मैं थोड़ा डिले हो गया था पिछले महीने तो इसको एक साथ दे दिया। अब मार्च से वीकेंड बेसिस पे करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे। उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स आप लोगों को पसंद आया होगा, और थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट वपोर्ट करने की, तो हिम्मत थोड़ी बनी रहती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।